Good morning students. In the previous lecture we have studied magnetic field due to a straight wire and magnetic field due to a circular wire. Now we will study magnetic field due to various current carrying configurations. See, this is an arc of the wire. Okay, it is making an angle theta with the center. So when we have studied magnetic field due to a circular coil, that we got the formula B is equal to mu0 upon 4 pi. क्या फॉर्मूला आया था? B is equal to mu0 upon 4 pi I upon R into 2 pi n. ये आया था ना. अब यहाँ पर 2 pi n को कंप्लीट एंगल था, n था नंबर ऑफ टर्न्स 2 pi. अगर एंगल थीटा है तो क्या बन रहा है यहाँ पर? mu0 upon 4 pi I upon R into थीटा. ठीक है. नाउ अब देखो सेकंड वन. अगर दो कॉइल्स है, दोनों कॉइल्स का इंक्लिनेशन एक ऐसे है और एक उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा वो B इज इक्वल टू √B1 स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर. लेकिन मान लो ये परपेंडिकुलर एक स्पेशल केस है, लेकिन अगर दोनों कॉइल्स परपेंडिकुलर ना रह के किसी एंगल पे सेटअप हो तब क्या होगा? तब जैसा हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि दो वेक्टर क्वांटिटीज़ के जो बीच में जो एंगल रहता है वो कैसे निकालते हैं? √B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos थीटा. अगर थीटा 90 डिग्री है तो cos 90 0. देखो ये टर्म आ जाएगा. ठीक है. अब देखो क्या है थर्ड केस. दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, इनफाइनाइट लॉन्ग है. हमें मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे बताना है कितना होगा. तो सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? 0. कैसे? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कितना होता है? mu0 अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R. ठीक है. हम लोग यूज़ करते हैं राइट हैंड थंब रूल. देखो इसके अकॉर्डिंग वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस. देखो स्ट्रेट थंब ऊपर, करंट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? इधर. इसके कारण यानी इसके कारण क्या होने वाला है? यहाँ पर क्रॉस. देखो राइट हैंड थंब रूल में अगर यहाँ से डॉट है, यहाँ पर क्रॉस है. इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होने वाला है? डॉट. यानी क्या हो जाएगा? माइनस. तो mu0 अपॉन 4 पाई 2I, इसमें भी सेम करंट आई है, इसमें भी सेम करंट आई है. तो 2I अपॉन R माइनस mu0 अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R. तो ये कितना हो जाएगा? सेंटर पर दोनों वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? 0. मान लेते हैं कि हमें इस पॉइंट Q पर निकालना है और इस पॉइंट की दूरी ये है x है. इनके बीच में दूरी कितना है? R है. तो कैसे निकलेगा? इस पॉइंट पर इस तार के कारण कितना आने वाला है? इस पर क्रॉस. इसके कारण कितना आने वाला है? क्रॉस. यानी क्या होने वाला है? प्लस. तो B इज इक्वल टू mu0 अपॉन 4 पाई 2I. कॉमन ले ले एक बार. चलो यार ऐसे 2I अपॉन ये कितना हो जाएगा? इस तार के कारण कितना हो जाएगा? 2I अपॉन R प्लस x. और दूसरा कारण कितना हो जाएगा? mu0 अपॉन 4 पाई 2I अपॉन x. इसके कारण तो कितना हो जाएगा? x. और इसके कारण ये कितना हो जाएगा? R ये और x ये, तो R प्लस x. यानी इसको ठीक से लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा? mu0 अपॉन 4 पाई 2I. ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन R प्लस x प्लस 1 अपॉन x. इस तरीके से आप निकाल सकते हैं. देखो जी, दो सर्कुलर कॉइल्स हैं. फर्स्ट सर्कुलर कॉइल में क्या हो रहा है कि करंट की डायरेक्शन सेम है, इसमें करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है. तो हमें मैग्नेटिक फील्ड में बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या फ़र्क पड़ने वाला है और हमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना है? सेंटर पर निकालना है. तो हम लोग यूज़ करें. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? फर्स्ट कॉइल के कारण, अब ये कॉइल छोटी है तो सर्कुलर कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है? mu0 अपॉन 4 पाई 2 पाई ni अपॉन R. ठीक है. अब इसका रेडियस कम है तो यानी इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाले की कम है. तो हम लोग ज़्यादा में से कम को माइनस कर लेते हैं. तो अब देखो
यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड हमें सेंटर पे निकालना है, तो फर्स्ट कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है, डॉट। सेकेंड कॉइल के कारण भी क्या आ रही है, डॉट। यानी क्या होने वाला है, प्लस, देखो जी, डॉट और ये क्या हो रहा है, डॉट, दोनों क्या होने वाला है, प्लस। ठीक है, तो μ0/4 पाई 2 पाई n1/r1 प्लस n2/r2। लेकिन जो सेकेंड कॉइल है उसमें देखो सेंटर पे निकालना है, जिसमें करंट दोनों में ऑपोजिट है, तो इसके कारण क्या आ रहा है, डॉट, और इसके कारण क्या आ रहा है, क्रॉस। तो क्या हो जाएगा, माइनस μ0/4 पाई 2 पाई n1/r1 माइनस n2/r2। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, वो किसी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी। तो हमें बताना है कि अगर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में मतलब ये न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है विथ ए फ्रीक्वेंसी न्यू, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से चेंज होगा। देखो जी, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड किसी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। अब घूम रहा है तो करंट भी आ रहा होगा, चार्ज, मूविंग चार्ज इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, E/T, चार्ज पर यूनिट टाइम। लेकिन यहाँ टाइम पीरियड क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट पूरा एक कंप्लीट सर्कल कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड 1/टाइम पीरियड कितना होता है, फ्रीक्वेंसी, लिख सकते हैं ऐसा। सो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू μ0/4 पाई 2I/r। ठीक है, एक ही टर्म था तो मैं लिखा इसमें 1, n इज इक्वल टू 1, तो μ0/4 पाई 2I/r। अब I की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, E इंटू न्यू, तो एक ये फॉर्मूला। ठीक है, अब ये मान लो कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में निकाला, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है किसी v वेलोसिटी से। सो इन दैट केस व्हाट वी विल डू, I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E/T, दिस वी नो वेरी वेल। सो वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 pi r/time, this thing we know. So in place of time period E, what we will write, so time period is equal to 2 pi r/v, 2 pi r/v. So here we will substitute V is equal to μ0/4 pi 2I/r. So in place of I, what we will substitute, EV/2 pi r. Remember this thing, here V is the velocity, कहीं फ्रीक्वेंसी समझ के दोनों सेम मत कर देना। यहाँ पर वेलोसिटी के टर्म्स में है मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। ओके, थैंक यू।